हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इससे पहले मैं आपको 9 पार्ट में हिंदी व्याकरण के प्रश्न करा चुका हूं, जो पेपर में पूछे गए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर उन वीडियोस को भी देख लेना। और हिंदी साहित्य की ये हमारी आज पहली क्लास होने वाली है और इसके छोटे छोटे पार्ट में 9 या 10 वीडियो आपको मिलेंगी, जो प्रश्न आपको पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। ऑप्शन पहला दिया गया है सुमित्रानंदन पंत, दूसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन है अज्ञे, चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे आज की इस वीडियो में सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहले प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत जी हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी कि किस रचना के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला रामधारी सिंह दिनकर जी को। पहला ऑप्शन है रश्मि रथी पर, दूसरा ऑप्शन परशुराम की प्रतीक्षा पर, तीसरा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र पर, चौथा ऑप्शन है उर्वशी पर। तो आपको ध्यान रखना है ये चारों रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी की ही हैं। एक रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। लेकिन जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ वो उन्हें मिला था उर्वशी पर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर जी को। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है। पहला ऑप्शन है हमारा भारत भूषण अग्रवाल, दूसरा ऑप्शन तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत और चौथा ऑप्शन है नाग अर्जुन। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो छायावादी कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत जी हमारे छायावादी कवि हैं और छायावाद के जनक आपको ध्यान रखना है जयशंकर प्रसाद जी हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन हैं। पहला ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, दूसरा ऑप्शन भवानी प्रसाद मिश्र, तीसरा ऑप्शन गजानन माधव जिनका उपनाम है मुक्तिबोध और चौथा ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर। तो चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता हैं गजानन माधव जिनका उपनाम मुक्तिबोध भी है। तो आपको अगर गजानन माधव ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो मुक्तिबोध देखने को मिलेगा। ये इनके रचयिता हैं चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। रामलला नहछू के रचनाकार कौन हैं। पहला ऑप्शन रत्नाकर, दूसरा ऑप्शन रैदास, तीसरा ऑप्शन तुलसीदास, चौथा ऑप्शन घानानंद। तो रामलला नहचू के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना की है रामलला नहचू। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है राम अवध द्विवेदी, चौथा ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए चारों ऑप्शंस के लास्ट में द्विवेदी दे दिया गया है और आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। द्विवेदी युग का नाम पड़ा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं। तो प्रश्न है हमारा संसद से सड़क तक जो कि एक काव्य है उसे किसने लिखा है या उसके रचनाकार कौन हैं। पहला ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, दूसरा ऑप्शन है सुदामा पांडे धूमिल, तीसरा ऑप्शन है अज्ञे जी, चौथा ऑप्शन है रघुवीर जी। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुदामा पांडे धूमिल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इसको आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है कि जब संसद से सड़क तक आएंगे
तो सड़क पे हमारी धूल होती है और धूल जब हमारे कपड़ों पर लगेगी या पैरों पर लगेगी तो वो धूमिल हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, संसद से सड़क तक सड़क पर होती है धूल, तो सुदामा पांडे धूमिल। जब हम धूल हमारे कपड़ों पे लगेगी तो हम धूमिल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार का नाम। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन राजेंद्र यादव, दूसरा ऑप्शन रागे राघव, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद जी, चौथा ऑप्शन है अमरकांत। तो रंगभूमि के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इनकी गबन गोदान और एक हमारा अधूरा है, वो है मंगलसूत्र। इसके बाद में बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। पहला ऑप्शन है सिनेमा, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है समाज सेवा, चौथा ऑप्शन है साहित्य। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, साहित्य। साहित्य में मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, एक बार फिर से पूछा गया है। ऑप्शंस है हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार हेतु, दूसरा ऑप्शन भारतीय लेखकों के आर्थिक सहायता हेतु, दूसरा ऑप्शन भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में तो दिया जाता है, लेकिन किस लिए दिया जाता है? तो भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है आदिकाल, दूसरा ऑप्शन है रीतिकाल, तीसरा ऑप्शन है भक्तिकाल, चौथा ऑप्शन है आधुनिक काल। तो पृथ्वीराज रासो हमारी आदिकाल की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और अगर इससे आपके रचनाकार पूछ ले पेपर में तो वो है चंदबर दाई, यानी कि चंद्रबर दाई इसके रचनाकार भी आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कलम के सिपाही क्या है? बहुत ही विवादित प्रश्न है, पेपर में जब आ जाता है तो ये विवादों में जरूर जाता है। पहला ऑप्शन है आत्मकथा, दूसरा ऑप्शन है रेखा चित्र, तीसरा ऑप्शन है संस्मरण, चौथा ऑप्शन है जीवनी। तो कलम के सिपाही एक जीवनी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। पहला ऑप्शन बंग महिला, दूसरा ऑप्शन सत्यवती, तीसरा ऑप्शन चंद्र किरण, चौथा ऑप्शन चंद्रकांता। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बंग महिला हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। पहला ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये हैं चार ऑप्शंस आपके। तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि हैं हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जब भी खड़ी बोली की बात करेगा तो उसके खड़ी बोली का जब पूछेगा तब हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध सही उत्तर होगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। गोदान किसकी कृति है? पहला ऑप्शन फणीश्वर नाथ रेणु, दूसरा ऑप्शन प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन अज्ञे, चौथा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। तो ऊपर के प्रश्न में मैंने आपको बताया ये है हमारी मुंशी प्रेमचंद जी की रचना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गोदान हमारी प्रेमचंद जी की रचना है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला ऑप्शन पुष्पदंत, दूसरा ऑप्शन धनपाल को, तीसरा ऑप्शन शालिभद्र सूरी को, चौथा ऑप्शन स्वयंभू को।
तो अपभ्रंश का वाल्मीकि हम कहते हैं स्वयंभू को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्वयंभू जो हैं वो कहलाते हैं अपभ्रंश के वाल्मीकि। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। चंदवरदाई किसके दरबारी कवि थे? पहला ऑप्शन महाराजा हम्मीर के, दूसरा ऑप्शन महाराजा बिशलदेव के, तीसरा ऑप्शन महाराणा प्रताप के, चौथा ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान के। तो चंदवरदाई जो हैं उन्होंने लिखी है पृथ्वीराज रासो, जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी का जीवन चरित्र का वर्णन किया है। तो वो किसके दरबारी कवि होंगे? पृथ्वीराज चौहान के। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा गया क्योंकि वे, पहला ऑप्शन है जायस गोत्र में पैदा हुए थे, दूसरा ऑप्शन जायस मत को मानने वाले थे, तीसरा ऑप्शन जायस नामक स्थान के निवासी थे और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जायस नाम के स्थान के निवासी थे, इसलिए मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन रहीम, दूसरा ऑप्शन मतीराम, तीसरा ऑप्शन बिहारी, चौथा ऑप्शन देव। तो वो कवि हैं हमारे बिहारी जी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिहारी जी हमारे एक ऐसे कवि हैं जो एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए, जिसका नाम है बिहारी सतसई। इसके बाद में बात करते हैं अपनी वीडियो के अंतिम प्रश्न यानी कि 20वें प्रश्न की। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? पहला ऑप्शन सेनापति को, दूसरा ऑप्शन चिंतामणि को, तीसरा ऑप्शन है मतीराम को, चौथा ऑप्शन केशव दास को। तो कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं केशव दास को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। केशव दास हमारे कहलाते हैं कठिन काव्य का प्रेत। तो ये थे आज की हमारी वीडियो में आप सभी को दिए जाने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर देना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसी ही वीडियोस लेकर बहुत ही जल्द आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।